नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक व्यास और जैसा कि आपसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मैं सिकोडिकॉन संस्था राजस्थान भारत में काम करती वहाँ काम करता हूँ और आज हमारे साथ यहाँ दुबई में क्लाइमेट चेंज पे जो COP28 होने जा रहा है उस पर हमारे साथ एक बड़े विशेषज्ञ सौम्य दत्ता जी हमारे बीच है। सौम्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं सौम्य जी के बारे में आपको बताऊँ। सौम्य जी देश दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हैं और उससे भी बड़ी इनकी पहचान ये है कि ज़मीनी स्तर पर भारत देश में और भारत के अलावा भी दुनिया भर के देशों में जहाँ पर ज़मीनी स्तर पे बहुत सारे संगठन ऐसे, चाहे किसानों के संगठन हो, चाहे मछुआरों के संगठन हो, युवाओं के संगठन हो, उनकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम, उनकी नीतिगत समझ को बढ़ाने का काम आप मजबूती से कर सकते हैं। वैसे आप क्लाइमेट चेंज पे एक बड़ा नेटवर्क है मौसम मूवमेंट फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड म्यूचुअलिटी, उससे भी आप बड़े लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। सो मैं जी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बड़े समय से और बहुत से लोगों से बात करने पर उनके सवाल भी आते हैं कि वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सोनिया जी कि ये पिछले कई अरसे पहले ये बात हो चुकी थी, क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्र जो विकसित देश हैं वो एक बड़ा फंड बनाएंगे। वो ये वादा किया गया कि $100 बिलियन का एक बड़ा फंड बनाया जाएगा और उसके माध्यम से कहीं न कहीं जो विकासशील देश हैं या छोटे गरीब देश हैं उस फंड के माध्यम से क्लाइमेट चेंज का सामना करने की कुछ तैयारी हो, लेकिन उस पर कुछ बड़ा कुछ हो नहीं रहा। ये क्या मसला है, क्यों नहीं कुछ हो पा रहा? देखिए, ये जो क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसके तहत आते हैं, जो क्लाइमेट फाइनेंस, हाँ, जलवायु परिवर्तन का साथ झेलने के लिए तीनों चीज़ करने के लिए, एक तो इसका जो मिटिगेशन, मतलब गरीब देश को अपना कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी से हटना भी है क्योंकि नहीं तो ये बढ़ते जाएगा। दूसरा, जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ अनुकूलन करना है, कैसे अपने को मना लेना है, नहीं तो नुकसान बढ़ते जाएगा। और ये सबके बावजूद अभी एक नुकसान हो ही रहा है, एक के बाद एक आपदा से नुकसान हो ही रहा है। तो अभी के जो लॉस एंड डैमेज, उसके लिए कुछ पैसा देने का, तो ये लॉस एंड डैमेज छोड़ के पहले दोनों के लिए 2009 में जो $100 बिलियन हवा से कहीं से लाया गया था, एक्चुअली तब का भी एस्टीमेट इससे काफ़ी ज़्यादा। अब 2006-07 का विश्व बैंक एस्टीमेट देखें, तब का दिन में उन्होंने बोले थे क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ने के लिए सालाना $600 बिलियन चाहिए, जबकि ये $100 बिलियन है। तो ये जो प्रॉमिस किया गया था ये ऐसे ही बहुत कम था, लेकिन 2020 से होने वाला हर साल। लेकिन जो देखा गया सच में, यदि नया और मतलब जो बाकी बायलैटरल असिस्टेंस, ODA, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये छोड़ के जो जेन्युइन नया फंड है क्लाइमेट चेंज के साथ अनुकूलन करने का, वो सचमुच में 29-30 बिलियन डॉलर से सालाना बढ़ा है। और जो मुश्किल हुआ है, पहले ये अंदाजा था जो पब्लिक फंड आएगा सरकार ने देंगे, लोन नहीं, ग्रांट होगा। अभी इसमें ग्रांट होगा, लोन नहीं होगा। तो लोन अभी काफ़ी आ रहा है, जो लो इंटरेस्ट बाबा की लोन, वो भी इसमें जोड़ा जा रहा है, लिवरेज फंड इसमें जोड़ा जा रहा है। तो अभी इसको काफ़ी, इससे चलते हुए जो गरीब देशों का जो झेल रहा है उसका विश्वास अमीर देशों के ऊपर काफ़ी कम है। और सच में अभी भी इस साल तक $100 बिलियन का हिसाब भी सब कुछ करके भी पूरा नहीं है, यानी सब कुछ पैचवर्क करके लिवरेज फंड, लोन, सब कुछ दे के भी पूरा नहीं है। तो इससे चलते जो अमीर देशों का नया जो प्लेजेस है, जो हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम, ये पॉइंट समझना जरूरी है। उसमें ऐसे जो टैक्सेशन सिस्टम और इकोनॉमिक जो कंट्रोल है वो अमीर देशों के हाथ में ऐसे है, तो जैसे ऑफिशियली $150 बिलियन सालाना डेवलपमेंट असिस्टेंस भी जा रहा है, उससे करीब 6 गुना पैसा, 7 गुना पैसा गरीब देशों से अमीर देश में ट्रांसफ़र होता है, अलग अलग इलिसिट ट्रांसफ़र, फंड्स ट्रांसफ़र। तो एक सरकार जो गरीब सरकार है, उसको हाथ में पैसा होगा तभी वो कर पाएगा, तो वो पैसा ही नहीं है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो उल्टा मनी ट्रांसफ़र होगा। तो ये स्थिति काफ़ी ख़राब है, गरीब देशों को कुछ इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छिटपुट। जी, तो बड़ी नाराज़गी आप बता रहे हैं उसको लेकर के कि अभी तक जो $100 बिलियन का जो फंड था उसका करीब आधा, जो कि 2020 से ही शुरू हो जाना चाहिए था, मगर उसका आधा फंड भी अभी तक नहीं अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि सौम्य जी, यहाँ से जो COP28 में दुनिया भर के लोग आए, संस्थाएं, संगठन आए, तो ये तो मसला है ही कि $100 बिलियन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। आपने ये दिखा कि करीबन $600 बिलियन की आवश्यकता है। अभी 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की बात है। बिल्कुल। तो अभी COP28 में आपको क्या लगता है, इस
साथ दुबई में हम लोग दुनिया भर के जो लोग आए, किन अपेक्षाओं के साथ में आए, कुछ होने वाला है क्या? पिछले 5-6 साल से हम देखें लगातार तो एक बड़ी निराशा का वातावरण, निराशा का माहौल है। लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं, देश के दुनिया भर के लोग आते हैं, 2 कदम कहा जाता है कि 2 कदम आगे बढ़ें और आप 4 कदम वापस पीछे आ गए, फिर वो अगले साल का मसला। तो क्या कुछ अपेक्षा है, क्या आपको लगता है कुछ यहाँ से निकलने वाला? देखिए, इस साल जो पूरी सिविल सोसाइटी और गरीब देश जो 3 मुद्दा लेके काम कर रहा है, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड पिछले साल एस्टेब्लिश हुआ है, छिटपुट प्लेजेस उसमें हुआ है। जर्मनी, यूएई $100 मिलियन, $100 मिलियन और कुछ कंट्री ने प्लेज किया है, लेकिन उस फंड से बहुत कुछ होने वाले नहीं है। यदि पिछले बार पाकिस्तान का जो मैसिव फ्लडिंग हुआ था, उसमें जो नुकसान आता हुआ था वो करीब $12 बिलियन का। तो लॉस एंड डैमेज फंड सिर्फ एक देश का एक क्लाइमेट चेंज ड्रिवन आपदा, उसको कवर करने में 1/10 का उसको भी इनफ नहीं है। तो पूरे दुनिया में कहाँ किसको मिले, तो वो तो छोड़ दीजिए। दूसरा चीज़ जो है ग्लोबल स्टॉक पे, तब पूरी सब जो NDC आया है, सारे कंट्री का जो गवर्नमेंट का प्लेजेस आया है, हम क्या करेंगे 2030 तक, तो वो मिला के भी देखा जा रहा है आपको आने वाले दिनों में टेम्परेचर राइज 1.5 से ऊपर चले। इसी दशक में हम 1.5 क्रॉस करने का संभावना है और इस साल 1.5 टच करें जो एस्टिमेट। तो जो सबसे ज़रूरी है फॉसिल फ्यूल फेज आउट। फॉसिल फ्यूल फेज आउट ट्रीटी के ऊपर काफ़ी गरीब देशों ने इकट्ठा हो रहा है, काफ़ी प्रोग्रेसिव सोल्यूशन इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इस बार देखो COP28 का प्रेसिडेंट सीधा बोल रहा है ये संभव नहीं है, अमेरिका इसके खिलाफ है, EU बोल तो रहा है, लेकिन EU का अपना इकोनॉमी पूरी ऑयल एंड गैस डिपेंडेंट हो और काफ़ी ज़्यादा हद तक। तो इससे आने वाले 20-25 सालों में फेज आउट करके अल्टरनेटिव एनर्जी में जाएंगे, ये संभावना नहीं दिखता है। इसका ज़रूरत बहुत है, क्योंकि थोड़ा बहुत फंड नहीं मिले कि मिले। अब जब तक ना रूट कॉज इसको ख़त्म करेंगे, मिटिगेशन में फॉसिल फ्यूल का फेज आउट नहीं करते, तब तक तो ये समस्या बढ़ती जाएगी, हर साल बढ़ते जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना ग्रीनहाउस गैस जमा हुआ है जिससे आपको हर साल टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और हर साल 2.5 से 3 ppm बढ़ते जाएगा। तो हम लिमिट से बाहर जा रहे हैं। तो अभी जो मेन चीज़ है जो आपको फॉसिल फ्यूल फेज आउट वो हो नहीं है। और इस बार का जो पॉलिटिकल माहौल है पूरी अरब देशों में, ऑयल डिपेंडेंट देशों में, उनको खिलाफ माहौल है। ओपनली COP28 प्रेसिडेंट एक बार COP शुरू होने के पहले एक बार कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि फॉसिल फ्यूल फेज आउट का बात ही संभव नहीं। तो ये स्थिति है। इसके लिए जो हमें जोर दिए, मेरा लास्ट पॉइंट है, गरीब देशों का अभी काफ़ी जोर देना चाहिए कि हमारा अपना एडाप्टेशन और अपना प्रिपरेशन हम कैसे करें, ज़मीनी स्तर पर कम्युनिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, क्योंकि गरीब देशों का सरकार भी एक गलत दिशा में जा रहा है। उनका पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना, ये फोकस अभी भी उनको नहीं आ रहा। तो वो फोकस हमारा एक्सट्रीमली अर्जेंट है। तो इसीलिए हमें उसकी तरफ फोकस करें, सिविल सोसाइटी भी उसकी तरफ अपना सरकार को प्रेशराइज करे। ये चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी आपका। और मुझे लगता है कि सौम्या जी ने जो 2 महत्वपूर्ण बातें कही, उसमें 2 चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। दुनिया भर में सोचा कुछ जा रहा है, कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है। तो ये ज़रूरी है इस पर देखना कि जो विकसित देश अभी तक जो बात कह रहे थे, बहुत से हमारे डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि हम फॉसिल फ्यूल को एक तरफ बाहर करना चाहते हैं, मगर बाहर करने की पॉलिटिकल विल नहीं है, बाहर करने की साहस नहीं है और उन पे एक ख़ास तरह का दबाव है। और दूसरी तरफ एक बड़ा मसला है उस ज़मीन पे जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, उन पे जो असर पड़ रहा है, उनको कैसे इस क्लाइमेट चेंज के इस असर से प्रभावी तरीके से दूर किया जाए, इसकी कोई बड़ी बेहतर रणनीति नहीं है। तो हमें शायद इस पर अपनी सोच बनाने की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी आपका। थैंक यू सो मच।